साथियों नमस्कार। तो आज हम अध्याय 13 प्रकाश इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ेंगे। और हमारा पहला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को हम कब देख पाएंगे, तो इसको समझे। देखो, मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये इसकी क्या हो गई, आंखें हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है इस टेबल को कब देख पाएगा, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें इस टेबल से टकराएगी और ये किरणें टकराकर इस व्यक्ति की आंख में प्रवेश करेगी, तब जाकर ये व्यक्ति जो है इस वस्तु को देख पाएगा। यही घटना जो है परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन, वर्तन, परावर्तन, यानी इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और इस परावर्तन के कारण ही हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति इस किसी भी वस्तु को कब देख पाएगा, जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर उसकी आंख में प्रवेश करेगी, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, अब इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा को कैसे याद रखना है, इसके चित्र को कैसे याद रखना है, अब हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किरणों का किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है चमकीली सतह। अब चमकीली सतह हम यहाँ पर दर्पण ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा कांच हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये कांच हो गया। ठीक है, और इस कांच के सामने यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो इसका जो फोटो है वो इस कांच के पीछे बनेगा, दर्पण में इसका फोटो बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, इस प्रकाश के परावर्तन के कारण बन रहा है, परावर्तन के कारण। ठीक है, अब परिभाषा हमने क्या पढ़ी है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है, जैसे यहाँ पर प्रकाश की बहुत सारी किरणें जो है इस समतल सतह से टकराएगी और टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कांच हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, इस दर्पण से टकराई और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गई। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और यहाँ से टकराकर लौट गई। तो ये जो घटना है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस घटना के कारण ही हम जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इस घटना के कारण ही इस व्यक्ति का जो कांच के पीछे जो है इसका प्रतिबिंब बना है, इसका फोटो बना है। समझ गए आप। वापस परिभाषा देखो, प्रकाश किरणों का किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये परिभाषा तो आपको याद करनी है, इसी के साथ में ये चित्र भी आपको याद रखना है। अब चित्र को कैसे याद रखेंगे, तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको एक दर्पण बनाना है। ये मान लीजिए हमारा दर्पण हो गया, कांच हो गया। अब इस कांच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये हमारी चमकीली सतह होती है जिससे प्रकाश टकराएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण इस दर्पण से यहाँ टकरा रही है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये नाम आपको याद रखने हैं। मान लीजिए आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि परावर्तन किसे कहते हैं, तब आपको ये चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो ये आपकी जो किरण है वो आ रही है, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। फिर यहाँ पर ये कांच से टकराती है और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो ये लौटने वाली जो किरण है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों जो किरणें हैं इस पॉइंट पर टकरा रही है ना, तो इस पॉइंट पर हम अगर 90 डिग्री की एक लाइन खींचे, जैसे मान लो यहाँ मैंने यहाँ से 90 डिग्री की लाइन खींची, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो ये चित्र आपका बन गया। अब देखो, अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है।
ये जो कोण होता है इसको हम आपतन कोण बोलते हैं, क्योंकि ये आपतित किरण के बीच में है तो इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा कोण आई। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच में जो कोण बना है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इसको हम किससे लिखते हैं? आर से। तो ये कोण हमारा क्या हो गया? आर हो गया। तो आपको ये परिभाषा और ये चित्र दोनों ही याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अब देखो क्या हुआ, इस चित्र को हम समझते हैं आगे। और दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखो ये हमारा दर्पण हो गया और ये दर्पण की ओर किरण आ रही है तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। दर्पण के जिस बिंदु से आपतित किरण टकरा कर लौट जाती है तब वह किरण परावर्तित किरण कहलाती है। वे ये आ रही है, यहाँ से टकरा कर लौट रही है, तो अब ये किरण क्या कहलाएगी? हमारी परावर्तित किरण कहलाएगी। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचने पर यह अभिलंब कहलाती है। यानी जो आपतित किरण जो है ये जिस बिंदु पर दर्पण से टकरा रही है उसी बिंदु पर अगर मैं 90 डिग्री की एक लाइन खींचता हूँ चंदे की सहायता से तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। जब हम अभिलंब बनाएंगे तभी तो हमारे आपतन कोण और परावर्तन कोण बनेंगे। समझ गए इस बात को? चलो अब देखो परावर्तन के नियम, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब परावर्तन के नियम क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, यानी परावर्तन के जो नियम है उसमें पहला नियम हमारा क्या कहता है कि जब यहाँ आपतित किरण दर्पण से टकरा कर परावर्तन किरण चली जाती है और हम यहाँ एक अभिलंब खींचते हैं तो दो कोणों की रचना होती है। ये कोण हमारा हो गया आपतन कोण, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है वे हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई जो है वो कोण आर के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप एक किरण छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेजर लाइट से इस दर्पण पर, और वो लेजर लाइट से फिर वो इस तरफ चली जाती है। तो अगर हम यहाँ एक अभिलंब खींचे, 90 डिग्री वाली लाइन खींचे, तो मान लो अगर ये कोण 45 बन रहा है तो ये भी हमेशा 45 का ही होगा। ये 60 का बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा। ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का ही बनेगा। यानी कि पहला नियम ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। मान लीजिए ये लाइन आपको याद नहीं हो रही है लेकिन आप इतना सा लिख दोगे ना, कोण आई बराबर कोण आर, तो अभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि यही आपका पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी कि यहाँ पर देखो तीन किरणें हमने ली, एक तो आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और एक हमने यहाँ काल्पनिक रेखा खींची जिसे हमने क्या कहा? अभिलंब। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है तो यहाँ से ये आपतित किरण गई और ये परावर्तित किरण, आपतित किरण आई और परावर्तित किरण गई और इसके बीच में क्या आ गया? अभिलंब, है ना। तो ये तीनों किस पर है? इस हथेली पर है। तो ये हथेली हमारा क्या हो गया? एक तल हो गया। तो ये तीनों आपको एक ही तल में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम और दूसरा नियम आपको याद करना है। यानी कुल मिला के इस महत्वपूर्ण बिंदु में जितने भी बिंदु मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो हमारा अगला पॉइंट जो है वो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब क्योंकि हम परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं तो हमें परावर्तन के दो प्रकारों को समझना है। एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन के ये जो दो तरीके हैं,
दो टाइप अलग अलग टाइप के हैं। इनकी परिभाषा क्या है और इसमें हमें क्या समझना है वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, परावर्तन तो हमने पढ़ लिया। परावर्तन का एक प्रकार है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है, तब परावर्तन के बाद भी वे किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आपकी किताब में चित्र बना हुआ है, वो चित्र भी आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए वो चित्र जरूर देख लेना। मैं यहाँ पर चित्र से आपको ये परिभाषा समझा देता हूँ। देखो, परिभाषा क्या कह रही है कि मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये कांच है और यहाँ से एक किरण नहीं, बहुत सारी किरणें समांतर होते हुए आ रही है। कैसे होते हुए आ रही है? समांतर। जैसे इस किरण के समांतर ये वाली है, इस किरण के समांतर ये वाली, तो ये सभी क्या है? समांतर है। तो जब ये परावर्तित होगी, टकराकर वापस लौटेगी, तब भी ये समांतर ही रहेगी। जैसे ये आई, ठीक है, और ये आई। तो जब ये यहाँ से आपतित हो रही थी, है ना, आ रही थी, तब भी ये किरणें समांतर थी, और जब ये जा रही थी तब भी ये किरणें क्या है? समांतर है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस कांच की वजह से हुआ, क्योंकि ये जो आपने दर्पण लिया है, ये एक कैसी सतह है? समतल सतह है। ये कैसी सतह है? समतल सतह है, ठीक है। तो जब आपका दर्पण समतल होगा तो जितनी भी किरणें आएगी वो समांतर आएगी और वापस टकराने के बाद समांतर ही जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन इस कांच की जगह हम कोई खुरदरी सतह ले लें, जैसे मान लो सतह इस प्रकार की होगी, उबड़ खाबड़, तो क्या होगा? तो हम पढ़ते हैं, देखो आगे क्या हो रहा है। विसरित परावर्तन, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद वे समांतर नहीं होती है, अपितु भिन्न भिन्न दिशा में परावर्तित होती है, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब इस खुरदरी सतह पर समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, भाई किरणें तो समांतर ही होती है ना, लेकिन इस खुरदरी सतह के कारण, ठीक है, ये किरणें अब ये ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये लौटने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं रहेगी। इसमें तो ये समांतर रहेगी, परावर्तित होने के बाद भी समांतर रहेगी, लेकिन ये खुरदरी सतह के कारण ये समांतर नहीं रहेगी। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम विसरित परावर्तन कहेंगे। हो सकता है आपको परीक्षा में इन दोनों में अंतर पूछ ले कि भाई नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो क्या हो गया कि इसकी सतह जो है वो चिकनी होती है, समतल होती है। इसकी सतह यानी नियमित परावर्तन की जो सतह है वो कैसी होती है? समतल होती है, चिकनी होती है। लेकिन इसकी जो सतह है वो खुरदरी होती है, अनियमित होती है। खुरदरी बोलो या अनियमित बोलो, तो एक तो अंतर ये हो गया कि भाई इसकी सतह समतल होती है, इसकी सतह खुरदरी होती है। दूसरा अंतर, इसमें जो प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद भी समांतर रहती है, लेकिन इसमें जो समांतर किरणें आपतित होती है वो परावर्तन के बाद में समांतर नहीं रहती है। समझ गए आप? तो ये दो महत्वपूर्ण अंतर है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, है ना। तो देखो हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा परावर्तन किसे कहते हैं, ये पढ़ा हमने परावर्तन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ये भी पढ़ा। उसके पढ़ा हमने इसके दो प्रकार थे, एक तो नियमित परावर्तन और दूसरा हमने पढ़ा विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ठीक है। अब अगला पॉइंट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी कि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है, एक कांच है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई इधर व्यक्ति खड़ा होगा तो इसका फोटो बनेगा दर्पण के पीछे, कांच में उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है? परावर्तन।
परावर्तन। इसी घटना के कारण ये प्रतिबिंब बनता है। तो अब इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होती है वो हमें समझना है कि भाई ये तो मान लो आदमी हो गया और इस आदमी का फोटो इधर बना कांच में, तो ये जो फोटो बना है इसका प्रतिबिंब बना है, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें समझना है। तो देखो पहली विशेषता इसकी क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ये सीधा है, तो प्रतिबिंब का भी जो बना है फोटो वो भी कैसा है, सीधा है। यानी ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, सीधा है। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी, वस्तु के बराबर तथा आभासी होता है। यहाँ पर देखो जितना ये आदमी है उसका फोटो भी उतना के उतना है, ठीक है। तो सीधा होता है और वस्तु के साइज का होता है, बराबर होता है, वस्तु जैसी है उसके बराबर होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, ये आभासी होता है। आभासी का मतलब ये है कि इस जो प्रतिबिंब बना है इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। जैसे पर्दे पर हम फिल्में देखते हैं ना सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में वो जो है पर्दे पर लिया हुआ प्रतिबिंब है, उस फोटो को पर्दे पर ले सकते हैं। लेकिन इस प्रतिबिंब को जो कांच में बनता है उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, इसलिए ये आभासी होता है। तो पहला गुण हो गया ये सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है और आभासी होता है। इसके साथ क्या है, तो देखो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पर जो ये चित्र बनाया है, ये चित्र का मतलब ये है कि ये प्रतिबिंब कैसे बना, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कांच को यहाँ उल्टा रख देता हूँ, ये कांच हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। ये सामने क्या है, कांच। अब इसका फोटो इसके पीछे बनेगा, इस दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई और टकराकर ऐसे चली गई, ठीक है। प्रकाश की किरण आई और टकराकर चली गई। मान लीजिए एक किरण और है जो इस प्रकार से कांच पर आई और टकराकर चली गई, ठीक है। तो अब ये जो दोनों किरणें हैं, जब इनको हम आगे बढ़ाएंगे, जब इस किरण को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस किरण को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी। तो देखो ये जो वस्तु है इसका फोटो यहाँ पर बन गया, जैसी वस्तु है वैसा के वैसा फोटो बन गया। सीधा है तो सीधा बन गया, जितना ये उसकी साइज है ना, उतनी की उतनी साइज इसकी भी बनेगी, ठीक है। कैसा होगा, आभासी होगा और पर्दे के पीछे बनेगा। और एक विशेषता और, दर्पण से ये जो दूरी होगी, दर्पण की पीछे वाली ये दूरी दोनों बराबर होगी। जैसे ये जो वस्तु है दर्पण से मान लो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 और 10 20 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसा परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। चित्र भी इम्पोर्टेंट है लेकिन चित्र मान इतना परीक्षा में नहीं पूछते, ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। फिर एक गुण और होता है पार्श्व परावर्तन का गुण। अब ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी देखो अगर आप घर पर कांच है, मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया, कांच हो गया, और इस तरफ आप किसी भी कॉपी में आर लिखते हो और जब उसको आप कांच में देखोगे तो वो आर आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इसी गुण को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन यानी इसका दायां भाग और बायां भाग, बायां और दायां दिखाई देगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये भी गुण किस में होता है, समतल दर्पण में होता है। फिर देखो और क्या है, हमारे चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। यानी जहां जहां हम आंखों से देख रहे हैं ना, वहां पर सभी जगह हम प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण ही उन सभी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से
चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा। जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य। ये जो चीज़ है वो आपके 6 क्लास में है, ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो इसको। क्या है कि जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा है, तो इस प्रकाश की किरणें इस पत्थर पर पड़ेगी, तो ये किरणें पड़ने के कारण ये चमकता हुआ दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा, ठीक है, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं प्रदीप्त पिंड। क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड, है ना। जैसे चंद्रमा, देखो सूर्य की प्रकाश की किरणें चांद पर पड़ती है ना, इसीलिए चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इस चांद को हम कहेंगे प्रदीप्त पिंड। जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड। अब जैसे सूर्य है ना, सूर्य प्रकाश की किरणें उत्पन्न कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे दीप्त पिंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पर नोट्स में मैंने लिखा है कि प्रदीप्त पिंड क्या है और दीप्त पिंड क्या है। तो देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ तक जो है इस वीडियो को यही हम समाप्त कर लेते हैं। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो इसके अगले पार्ट में आ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।